हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पूछना बंद ना करें। जिज्ञासा का अपना कारण होता है। और आज हम एक ऐसी ही खोज पर बात कर रहे हैं जो कई नए सवाल खड़े करती है, और हाँ, संभावनाएं भी। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल नॉर्वे में जो हाल ही में एक विशाल फॉस्फेट भंडार मिला है, उस पर है। आईडीआर में जैसे लेख आए हैं और दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं, उनके आधार पर हम बात करेंगे। और ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे सीधे करंट अफेयर्स, रिसोर्स सिक्योरिटी, पर्यावरण और भू राजनीति जैसे टॉपिक से जुड़ता है। जी, तो हमारा मकसद है कि इस खोज का असली महत्व समझे, परत दर परत। यूरोप की जो हरित ऊर्जा की महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पर इसका क्या असर होगा, और हाँ, जो पर्यावरण और जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हैं, उनका भी एक तरह से आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। चलिए तो फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी यह है कि दक्षिण पश्चिमी नॉर्वे में धरती के नीचे वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। हाँ, मतलब खजाना ही कहेंगे। लगभग 70 अरब टन फॉस्फेट। जी, 70 अरब टन, और अनुमान है कि कीमत को एक 12 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। बाप रे, 12 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, ये खोज असल में तो 2018 में ही नॉर्ज माइनिंग ने कर ली थी, लेकिन इसका जो विशाल आकार है और इसका जो महत्व है, वो अब जाके साफ हुआ है। और इसका महत्व क्या है, मतलब कितना बड़ा है ये? देखिए, महत्व तो असाधारण है। ये भंडार यूरोप में अब तक जितने भी फॉस्फेट स्रोत पता थे, उन सब को मिला दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा। हाँ, और फॉस्फेट जैसे आप जानते हैं आजकल कितना ज़रूरी हो गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज में, खासकर वो एलएफपी बैटरी जो बन रही हैं, हाँ, लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली। बिल्कुल, फिर सोलर पैनल में, और बेशक खेती के लिए उर्वरकों में तो है ही। ये अकेली खोज, मतलब सोचिए, यूरोप को अगले 50 साल तक, 50 साल? हाँ, 50 साल तक इन चीज़ों में आत्मनिर्भर बना सकती है। ये उनके हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब रणनीतिक फायदा है। बिल्कुल। और यहीं पर भू राजनीति वाला पहलू बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जी। अब तक यूरोप फॉस्फेट जैसी चीजों के लिए मोरक्को, चीन, रूस, इन देशों पर निर्भर रहा है काफी हद तक। हाँ, ये निर्भरता तो है। और अभी जैसे यूक्रेन युद्ध हुआ तो हमने देखा कि ये सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती हैं। बिल्कुल, कभी भी बाधित हो सकती हैं। तो ऐसे में नॉर्वे की ये खोज यूरोप को एक मौका देती है कि वो बाहरी सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता कम करे और अपनी हरित ऊर्जा के भविष्य के लिए वो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, वो हासिल करे। हाँ, अवसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें नॉर्वे की भूमिका और उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। नॉर्वे के जो व्यापार और उद्योग मंत्री हैं, जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे, उन्होंने कहा भी है कि वो दुनिया का सबसे टिकाऊ खनिज उद्योग बनाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी से निकालने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सिर्फ संसाधन निकालना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से निकालना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि पहली खदान तो शायद 2029 तक ही चालू हो पाएगी। ओहो, अभी टाइम है मतलब। हाँ, और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब बनने में भी समय लगेगा। लेकिन इस सारे उत्साह के बीच कुछ चिंताएं भी तो होंगी पर्यावरण को लेकर। हाँ, चिंताएं तो है, और गंभीर है। जैसे? देखिए, फॉस्फेट का खनन और फिर उसको साफ करना, मतलब रिफाइन करना, इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, और इसका कार्बन फुटप्रिंट काफी बड़ा हो सकता है। तो फिर नॉर्ज माइनिंग क्या कह रही है इस पर? नॉर्ज माइनिंग ने वादा किया है कि वो उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी सीसीएस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। सीसीएस? वो कार्बन को पकड़कर स्टोर करने वाली तकनीक। हाँ, वही, उत्सर्जन को हवा में जाने से पहले पकड़कर कहीं स्टोर कर देना। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर असली चुनौतियां और संदेह शुरू होते हैं। कई एक्सपर्ट्स इसके लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये वाकई काम करेगा? कितना महंगा होगा? क्या इतने बड़े स्केल पर ये व्यावहारिक है? तो इसी वजह से जो पर्यावरणविद हैं, वो इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर, मतलब कितना टिकाऊ होगा ये, इसको लेकर थोड़े संशय में हैं। तो क्या ये सीसीएस का वादा बस मतलब ग्रीन वॉशिंग तो नहीं? ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर हाँ, संदेह वाजिब है। और एक बात और, उस जगह पर सिर्फ फॉस्फेट ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? वहाँ टाइटेनियम और वेनेडियम जैसे दूसरे महत्वपूर्ण खनिज भी मिले हैं। ओह, तो ये तो आर्थिक रूप से और भी फायदेमंद हुआ। हाँ, आर्थिक मूल्य तो बढ़ता है, लेकिन इससे खनन प्रक्रिया और जटिल हो जाती है, और उसके पर्यावरणीय प्रबंधन की चुनौती भी कई गुना बढ़ जाती है। सही बात है, मतलब एक साथ कई चीजें निकालनी होंगी और सबका पर्यावरण पर असर देखना होगा। पास एक
एक सुनहरा मौका है आत्मनिर्भर बनने का, जी। ऊर्जा और उद्योग की जरूरतों के लिए। लेकिन इसके साथ गंभीर पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियां भी हैं, जिनका हल निकालना आसान नहीं होगा। अंत में यही कह सकते हैं कि ये देखना भी बाकी है कि नॉर्वे की ये खोज यूरोप के हरित ऊर्जा संक्रमण को असल में किस दिशा में ले जाती है। असली परीक्षा इसी बात की होगी कि क्या यूरोप और नॉर्वे मिलकर संसाधन निकालने और पर्यावरण को बचाने के बीच एक सही संतुलन बना पाते हैं। और क्या वो दुनिया के सामने टिकाऊ खनन का एक सफल मॉडल पेश कर पाते हैं या नहीं? और हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या यूरोप इस विशाल खोज से वाकई पूरी रणनीतिक स्वायत्तता पा सकेगा, या फिर जो वैश्विक निर्भरताएं हैं वो बस अपना रूप बदल लेंगी? हाँ, मतलब शायद कच्चे माल की निर्भरता कम हो पर तकनीक या प्रोसेसिंग की बढ़ जाए। बिल्कुल, या शायद पर्यावरण प्रबंधन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े। सोचने वाली बात है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी या समसामयिक मामलों को समझने में ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया हमें समर्थन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।